बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपके सामने लेके आया हूँ विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें मैंने उनको समझाया भी है, तो देख लें आप लोग। अब बात करेंगे हम बच्चों अध्याय 5 से। इसके पहले का वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर लिंक आ रही है, इस लिंक पर आप क्लिक करके उस वीडियो पे आप पहुंच सकते हैं और उन वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को अध्याय 1 से 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। बच्चों पढ़ाई में डाउट आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेके आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब बच्चों जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि प्रश्न बैंक से बहुत कुछ पूछा जा रहा है, बहुत कुछ नहीं पूछा जा रहा है, मगर फिर भी आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि प्रश्न बैंक का अध्ययन आप लोगों को अवश्य रूप से कर लेना है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हम। अगर मान लो कि बात पिछले पेपरों का अध्ययन हुआ और उसमें मान लो कि वह नहीं आया और इस बार आ गया फिर, तो आप उनको नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखें तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है बच्चों, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इन ऑब्जेक्टिव को देख लें। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने परीक्षा अध्ययन से भी निकाले हैं, उनको भी आप लोग देख लें। जैसे कि ये 6वां वाला आवर्त सारणी जो होती है, इसमें किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन एक नहीं बढ़ेगा, तो ये संयोजकता होती है वो नहीं बढ़ती है। याद रखिएगा, क्या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता नहीं बढ़ती, जबकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, धात्विक प्रकृति बढ़ती है, कक्षक की संख्या होती है, कोषों की संख्या वो भी बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो संयोजकता नहीं बढ़ती है। ठीक है। इसके बाद 7वां वाला कि आवर्त तालिका में एक आवर्त में बाएं से दाएं, जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या होता है, परमाणु का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। देखो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या जो होगी बढ़ेगी, मगर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घट जाता है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर बच्चों इसी में है 10वां वाला जो कि कौन सा हैलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है। तो बच्चों याद रखिएगा, फ्लोरीन जो होता है वो सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। कौन सा? फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर क्या होते हैं, जो सीधे होते खड़े, 2 प्रकार के होते हैं, एक खड़ा होता है और एक ये आड़ा होता है। जो खड़ी लाइन होती है ऊपर की ओर जाती है, तो ऊपर से याद रखिएगा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं बच्चों समूह कहलाते हैं। क्या? समूह। फिर 5वां है आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां, जो आड़ी पंक्तियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ऊपर की ओर जाए वो समूह और आड़ी, याद रखिएगा आड़ी से आ मतलब आवर्त। ओके। 6वां है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो कुल मिलाकर के 18 समूह हैं। समूह कितने हैं? 18 हैं, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे जो जोड़ियाँ हैं, जोड़ी में आप लोग को देख लेना है अच्छे से। त्रिक नियम, त्रिक नियम किसने दिया था, डोबेराइनर ने दिया था, डोबेराइनर का त्रिक नियम होता है। फिर अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम। फिर आवर्त नियम दिया था मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, मोजले ने। और 18वें समूह के तत्व क्या कहलाते हैं, ये कहलाती हैं अक्रिय गैसें। इस चीज़ को याद रखिएगा, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को ये है यहाँ पे, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो बच्चों समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये रहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा अध्ययन के जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। प्रश्न बैंक में अगर हम इसको देखें तो इसमें भी वही चीज़ें रखी गई हैं लगभग, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को जो सही रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में आप देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, तो कितने होते हैं, 18। फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अभी मैंने बताया क्या होती है, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर इसमें आप लोग देखें जो एक शब्द में उत्तर है, इनमें क्या पूछा जा सकता है। जैसे कि 5वां आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, तो क्या होता है आधुनिक आवर्त नियम, कि इन तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु संख्या या परमाणविक त्रिज्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये है आपका आधुनिक आवर्त नियम, इसको याद कर लीजिएगा। फिर तीसरा है जैसे वर्गीकरण का अष्टक नियम, तो अष्टक शब्द याद रखिएगा न्यूलैंड के लिए है। ठीक है। और त्रिक नियम किसके लिए है, डोबेराइनर। त्रिक है डोबेराइनर, अष्टक है न्यूलैंड
और ये आधुनिक आवर्त नियम तो बता दिए। अब बारी आई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में जैसे आप लोग ये याद कर लीजिएगा, डोबे-राइनर का त्रिक नियम याद कर लीजिएगा, और इसका जो वर्गीकरण का जो सिद्धांत है, इसकी वर्गीकरण की सीमाएं ये कर लीजिएगा। तो देखें परीक्षा अध्ययन, डोबे-राइनर ने समान गुण रखने वाले तत्वों को, जो एक जैसे रहते थे, समान गुण रखने वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया, जिसे डोबे-राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। उन्होंने क्या किया था कि समान गुण रखने वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार के हिसाब से 3-3 के ग्रुप बनाए थे। इन्हें डोबे-राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम, उसमें एक नियम भी दिया था। क्या नियम दिया था ये देखें, आप इसको पढ़ लेना यहाँ से। इनके अनुसार डोबे-राइनर का त्रिक नियम एक्चुअल में यहाँ से है। ठीक है, क्या कि यदि समान गुणों वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया जाए, तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। डोबे-राइनर ने एक नियम दिया था। डोबे-राइनर के नियम के अनुसार क्या रहा, जैसे कोई 3 तत्व रहे, जैसे मान लो ए, बी और सी, ये 3 तत्व थे, तो इन 3 पहले और थर्ड का जो टोटल होता है, और अगर पहले और थर्ड का टोटल करके उसको आधे से डिवाइड कर दें तो वो कितने बीच वाले परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, क्या कि यदि समान गुणों वाले तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 3-3 के समूह में व्यवस्थित किया जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इन दोनों तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है इसका औसत होता है, ये याद कर लीजिएगा। इसी के नीचे है बच्चों न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसको भी देख लें कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, देखो पहले भी परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा था, फिर से वही है, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु के द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व समान गुण रखता है। अब बच्चे देखें, इसी में है न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं। सीमाएं आप यहाँ से देख लें, ये दिया है परीक्षा अध्ययन में। न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं क्या रही कि पहला, यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं था। यह सिद्धांत किस पे था, भारी तत्वों पर लागू नहीं था। फिर कुछ असमान तत्वों को इसमें एक साथ रख दिया गया था। फिर यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू था, और अक्रियाशील उत्कृष्ट गैसों को सम्मिलित करने पर अष्टांग सिद्धांत मेल नहीं खाता। तो देखें, आप लोगों को क्या करना है कि 3 पॉइंट तैयार कर लें, पर्याप्त है। इसका जो ब्लूप्रिंट देखें आप, इस ब्लूप्रिंट में क्या कह रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से 3 नंबर बोले हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न आना है। अब 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं, तो 2 सीमाएं हैं, तो 2 सीमाएं में आप लोग को ये 2 नियम लिख दीजिएगा, 3 याद कर लीजिएगा, तो पहला, तीसरा, चौथा इसको आप कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये तैयार कर लीजिएगा। डोबे-राइनर का त्रिक नियम पूछा जा सकता है कि डोबे-राइनर का त्रिक नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या थी। तो ये कि यह नियम केवल 3, मतलब कि डोबे-राइनर केवल 3 ही त्रिक बना सके, अन्य तत्वों का वर्गीकरण त्रिकों में नहीं हुआ है। ये इसकी सीमाएं हैं, तो इसको भी आप लोगों को देख लेना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये आपका प्री बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र है। इसमें प्रश्न आया था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए, तो मैंने आपको बता दिया। इसी में था मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। अब देखिए, ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, इसमें नहीं है। आपकी जो प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक में तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता है। तो इसमें उत्तर है, ये 2 गुण है जो उसके। पहला कि यह आवर्त सारणी जो है तत्वों के सामान्य अध्ययन में यह सारणी सहायक है। फिर दूसरा, इस सारणी की सहायता से तत्वों के गुणों की तुलना की जा सकती है। फिर तीसरा कर लीजिएगा, यह सारणी तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में तथा तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के संशोधन में सहायक है। आप चाहो तो 2 पॉइंट बना सकते हैं, यह सारणी तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है, यह सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के संशोधन में सहायक है, ऐसे करके। और ये चौथा पॉइंट, यह सारणी नए तत्वों की खोज में सहायक है। इस तरीके से आप लोगों को ये तैयार कर लेना है, क्योंकि पूछा गया है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। फिर इसके बाद देखो कहाँ कहाँ की गाइड रखा हूँ मैं आप लोगों को ये उत्तर बताने के लिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पे है उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है। मतलब जो उत्कृष्ट गैसें हैं कौन कौन सी, हीनी, अर्कर, जीरन। आप लोग 11th क्लास में टेंशन नहीं लेना। 11th क्लास देखो 9वीं में पढ़ाया आपको, 10वीं में पढ़ा रहा हूँ, 11वीं में फिर पढ़ाऊँगा। मेरा एक्चुअल में क्या है, लगभग अभी 2-3 साल तो हुए हैं चैनल में, तो धीरे धीरे आप लोगों के साथ चलता जा रहा हूँ। पहले 9वीं क्लास लेता था, फिर 10वीं लेने लगा, अब 11वीं में भी आ जाऊँगा। हीनी, अर्कर, जीरन ये होती है ही, नी, अर, कर, जी और एक रन होती रेड ऑन।
ही मतलब हीलियन, नी मतलब नियॉन, आर मतलब आर्गन, क्रिप मतलब क्रिप्टॉन, जी मतलब जीनॉन और एक होती रेडॉन। हीनियर कर्जीरन सबसे अधिक अक्रियाशील हैं। ये क्या होती हैं? ये अक्रियाशील, क्रिया नहीं करती, ये अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए मेंडलीफ ने उन्हें अलग वर्ग में रखा गया। इन्होंने शून्य वर्ग कहा। इसे क्या है? जिसे उन्होंने शून्य वर्ग कहा। क्या है बेटा उत्कृष्ट गैसें? उत्कृष्ट गैसें वो होती हैं जो अन्य गैसों से या अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती। क्या है ये उत्कृष्ट गैसों के नाम? ये याद रख लीजिएगा। ही, फिर नी, अर, कर, जी और एक होता रन। हीनियर कर्जीरन ये हैं उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए मेंडलीफ ने उन्हें अलग वर्ग में रखा गया। इन्हें उन्होंने क्या कहा था? इसे शून्य वर्ग का नाम दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला था आधुनिक आवाज सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवाज सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया। तो देखें इसका उत्तर बच्चों, इसमें एक्चुअल में हो ये रहा है। देखें आप लोगों को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये दो लोगों ने आवर्त सारणी बनाई थी, एक बनाई थी मेंडलीफ ने और एक बनाई थी फिर मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ ने जो बनाई रही उसमें कुछ प्रॉब्लम भी खड़ी थी। जैसे इसका पहला पॉइंट देखें कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति विवादास्पद थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। जब मोजले ने बनाई तो उन्होंने हाइड्रोजन को एक स्थान दिया। तो ये कह रहे हैं, ये प्रश्न ये बोल रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के जो फॉल्ट रहे, गड़बड़ी रही, उसको आधुनिक आवर्त सारणी ने किस प्रकार से सही किया। तो इसका उत्तर देखें आप, ये देखें कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में तर्क संगत स्थान दिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है, जबकि मेंडलीफ में ऐसा नहीं था ना। तो ये याद कर लीजिएगा, क्या आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रथम समूह में तर्क संगत स्थान है, क्योंकि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता रहने तो यहाँ तक कर लेना पहला पॉइंट। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया है। किस में रखा गया है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। ठीक है, फिर इसके बाद भारी एवं हल्के तत्वों का क्रम भी आधुनिक आवर्त सारणी में सही है, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नहीं था। क्या? भारी और हल्के तत्वों का क्रम। मेंडलीफ ने क्या किया था? भारी वालों को अलग साथ में, भारी और हल्के को साथ में रख दिया था, जबकि इनने क्या किया? आधुनिक आवर्त सारणी में भारी तत्व अलग हैं और हल्के तत्व अलग हैं। तो भारी एवं हल्के तत्वों का जो क्रम है आधुनिक आवर्त सारणी में सही है, जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नहीं था। और लास्ट में चौथा पॉइंट, अक्रिय गैसों का स्थान भी आधुनिक आवर्त सारणी में विशेष रूप से रखा गया। क्या? अक्रिय गैसों का स्थान भी तर्क संगत 18वें समूह में है। अगर आपको कोई और अच्छा उत्तर मिले तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये रहे अध्याय जो आपका 5 रहा, उसके कुछ इम्पोर्टेंट, परंतु आपको परीक्षा अध्ययन में भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उनको भी आप लोगों को देख लेना है। जैसे कि ये प्रश्न कर लीजिएगा, संयोजकता क्या है? देखो 2 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा सकता है संयोजकता क्या है। तो किसी तत्व की संयोजकता उसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक अथवा अणुओं की रचना के दौरान उसकी संयोजन क्षमता से है। क्या होती संयोजकता? किसी तत्व की संयोजकता होती संयोग करने का गुण, उसके द्वारा मतलब उस तत्व के द्वारा किसी रासायनिक यौगिक अथवा अणुओं की रचना के दौरान उसकी संयोजन क्षमता से, मतलब किन चीज़ों से बना है उससे होता है। थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा बेटा, विज्ञान में यही प्रॉब्लम है। विज्ञान में क्या पड़ता है? रटना पड़ता है। 24वां प्रश्न कर लेना, सम स्थान मतलब जिनका स्थान समान हो। देखें, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही बाप की 2 औलाद है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, जिनके पिताजी तो समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न है, मतलब उनकी जो गुण हैं वो अलग अलग हैं, इन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। एक ही पिता की 2 संतान है जिनकी पिताजी तो समान है परंतु उनके जो आचरण है ना बच्चों के, वो अलग अलग हैं, तो इन्हें कहते हैं समस्थानिक। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती, देखें समस्थानिक। तो देखें स्थान जो है सम है, देखो परमाणु संख्या मतलब उनका जो नंबर है वो स्थान मतलब फिक्स है, समान है, परंतु उनके द्रव्यमान अलग अलग है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, इन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे देखो क्लोरीन, ये देखो क्लोरीन लिखा हुआ है। अब देखो उनका जो द्रव्यमान, देखो यहाँ पे संख्या जो है नीचे लिखी है, ये 17 पर उनके जो भार हैं, द्रव्यमान भार सिर पे रहता है, तो जो ऊपर साइड है ये भार है, एक है 37 और एक है 35। ये याद कर लीजिएगा इसको, सम स्थानिक को। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये वाला प्रश्न है, ये आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? तो मैंने अभी आपको बताया क्या होती हैं, जो उत्कृष्ट गैसें अन्य तत्वों के साथ संयोग नहीं करती हैं, है ना, इसलिए इन्हें अलग रख दिया गया। अभी मैंने बता दिया है, आप लोगों को ध्यान हो तो ये इस प्रश्न चौथे का उत्तर जो बताया था ये वही है। फिर इसके बाद और है आपका प्रश्न,
न्यूलैंड के स्टैक नियम की क्या सीमा है, तो ये बता दिया। डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमा है, ये बता दिया आप लोगों को। फिर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसको पढ़ना है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था बच्चों मोजले ने। इनके अनुसार क्या था, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं जो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तिक फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और चीज, प्रथम एवं द्वितीय समूह के तत्व बेटा, प्रथम होते क्षार धातुएं और द्वितीय होती क्षारीय मृदा धातुएं। पहले क्षार धातुएं पहला समूह, दूसरा क्षारीय मृदा धातुएं। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। फिर इसके बाद बस इतने पर्याप्त हैं आप लोगों के लिए। अब ये जो है थोड़ी थोड़ी बड़े प्रश्न हैं, ये परीक्षा अध्ययन में दिए हैं बड़े प्रश्न, तो ये तो पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अध्याय 5, ये भी यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट। बात करेंगे हम अपने अध्याय 6 की, तो उसके लिए मैं आपको एक अगला वीडियो बना के बहुत जल्द दे दूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।